ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है हमारी खास पेशकश का। शेयर बाजार सबका अधिकार। बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहाँ करें, किस तरीके से करें, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल आपके और हमारे मन में अक्सर उठते हैं। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब है ईटी नाउ स्वदेश का ये स्पेशल शो, शेयर बाजार सबका अधिकार। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये आपको शेयर बाजार से जोड़ने की एक मुहिम है। इसमें आसान भाषा में हम वो आपको तमाम जानकारियां देंगे जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की आपकी राह को आसान बनाएगा और हिंदुस्तान की तेजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाएगा। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और इसमें हमारी इस खास मुहिम में आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और एंजल वन की स्नेहा सेठ। ये दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और ध्यान रखिए, इसमें आप अपने स्टॉक से जुड़े सवाल तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर शेयर बाजार से जुड़े कोई भी क्वेरीज है आपके मन में, कैसे शुरू करना है या कुछ सवाल आते हैं आपके मन में स्टॉक मार्केट से जुड़े, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिसार से, सुनील कुमार जी। सुनील जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। थैंक यू मैडम जी। हेलो, थैंक यू मैडम जी। मैंने एक पॉलीप्लेक्स लिया हुआ है 50 शेयर, 1 साल से ज्यादा हो गया जी, और 2200 के आसपास लिया था। हाँ। अब मुझे उसमें क्या करना चाहिए? ओ, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। 50 शेयर बताया आपने? पॉलीप्लेक्स। जी, 50 शेयर हैं आपके पास? हाँ, 20 शेयर है, 20 शेयर है जी। 20 शेयर है, चलिए ठीक है। 50 शेयर होते तो घाटा और ज़्यादा होता, लेकिन चलिए 20 शेयर है, लेकिन फिर भी आपको नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। खरीद भाव भी आपकी काफ़ी पहले की लग रही है पॉलीप्लेक्स में, और अब तो 800 के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। आस्था जी, आप सलाह दीजिए, क्या करें? नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इन्हें, और हमारे दर्शकों को ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि जब इतनी बड़ी गिरावट आना शुरू हो जाए किसी स्टॉक में, किसी भी खबर को लेके या कोई इवेंट को लेके, तो फिर दर्शक जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो क्या करें? किस समय उनको सही डिसीजन ले लेना चाहिए अपने स्टॉक से जुड़ा, जिससे इतने भारी भरकम नुकसान से वो बच सके? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पूजा। देखा जाए तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर हमारे दर्शक थोड़ा बहुत भी अगर थोड़ी-सी खुद की भी स्टडी करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें पहले ही क्लियर हो जाएगी। खुद की स्टडी मतलब कंपनी के और कुछ नहीं तो आप नतीजे देखना चालू करिए। कहाँ देख सकते हैं? बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, कंपनी का नाम डालिए और वहाँ पे नतीजे आते हैं। नतीजों में अब मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो नतीजे आए थे वो पूरे साल भर की, ये मैं 2023 मार्च की बात कर रही हूँ, वहाँ पे ही डी ग्रोथ आई थी। घाटा नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन डी ग्रोथ बोल रही हूँ। तो इनके जो नतीजे थे ये मार्च यानी कि 2023 में जो मार्च क्वार्टर है, वहाँ से ही नतीजे लगातार खराब आने चालू हो गए थे। तो वहाँ पे ही थोड़ी-सी एक अलर्टनेस आ जाती है कि नतीजे अगर ठीक नहीं आ रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि कितना भी कुछ हो जाए, मार्केट उस चीज़ को, कोई नतीजों के ठीक ना आने के पीछे अगर कोई जेन्युइन कारण है, तब तो मार्केट उसको ठीक-ठाक हाथों से लेता है। लेकिन अगर किसी बगैर किसी बड़े कारण के अगर नतीजे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस के ऑपरेशंस में कंपनी के बढ़िया नहीं आ रहे हैं, तो मार्केट उसे पसंद नहीं करता। और यही चीज़ मैंने यहाँ पॉलीप्लेक्स में देखी कि मैंने जैसा बोला कि इसके मार्च 2023 के बाद ही लगातार जो नतीजे आ रहे थे, इनफैक्ट जून क्वार्टर में तो जहाँ तक मेरे को ध्यान आता है, इन्होंने लॉस भी दिखाना चालू कर दिया था। तो जून क्वार्टर एक अकेला क्वार्टर था जिसमें थोड़ा-सा नेगेटिव आया था, लेकिन उसके बाद के भी नतीजे इतने अच्छे नहीं। और अभी जो दिसंबर आया है उसमें भी नतीजों में डी ग्रोथ आई है। लॉस नहीं है लेकिन डी ग्रोथ है। तो ये एक हमेशा स्टडी करेंगे तो ये एक चीज़ ज़रूर देख लीजिए कि नतीजे कंपनी कैसे दिखा रही है। अब ये नतीजों के चलते ही इस कंपनी की जो शेयर प्राइसेज़ हैं उनको इतना गिरावट देखने को मिल रहा है। मैं इन्हें सलाह दूँगी क्योंकि बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। इतने बड़े फॉल में अगर नुकसान बुक करके निकलेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अभी थोड़ा-सा रुक जाएँ, देखते हैं इस बार के जो मार्च के नतीजे आते हैं वो कैसे हैं, तब तक थोड़ा-सा रुक जाइए, अभी वेट करिए। लेकिन उसमें भी कुछ खराबी आती है क्योंकि पिछले साल का बेस क्योंकि ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, तो उस बेस पे नतीजे मुझे लगता है थोड़े बेटर ही हो जाएँगे। तो वहाँ पे फिर इनको एक अपसाइड मिल सकता है निकलने का। तो अभी ज़रा वेट करिए पोज़ीशन में।
आगे वाले नतीजों को एक बार क्लोज़ली वॉच करिए और फिर ही इसमें डिसीज़न लीजिए। अभी तो मैं होल्ड करने की सलाह दे रही। तो आस्था जी ने बेहतर तरीके से आपको रणनीति बताई, आखिर किस तरह से आपको ये जो स्टॉक जिसमें आपको इस वक्त नुकसान हो रहा है, वहाँ आगे आपको क्या राह बनानी होगी और कहाँ नज़र रखनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी आपको सुझाया। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ गजानन जी हैं पुणे महाराष्ट्र से। गजानन जी नमस्कार। आपका नाम ही गणपति से है और जब पुणे का जिक्र आता है तो श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति मंदिर का जिक्र आता है। बड़ा ही खूबसूरत मंदिर। जरा बताइए, आपने हमें कॉल किया, क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मैंने टाटा स्टील के शेयर लिए 281 शेयर है। जी जी, किस भाव पे आपने हाँ, लिया था? 145.20। अच्छा अच्छा, तो आपका कुछ नजरिया, कब तक आप रुक सकते हैं? शॉर्ट टर्म नजरिया है? सर मैं अभी यही पूछने के लिए कॉल किया था कि कब तक रुक जाऊं। ठीक है ठीक है ठीक है। स्नेहा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। टाटा स्टील इन्होंने लिया हुआ है 142 रुपए के भाव पे, 281 शेयर इनके पास हैं। क्या होगी सलाह? आई थिंक उनकी बाइंग जो अभी के करंट लेवल्स के आसपास ही है। स्टॉक में रिसेंटली अच्छी तेजी दिखी है हमें। मुझे लग रहा है करके कि अपसाइड में एक हर्डल जरूर है अराउंड 147 148 जोन के आसपास। तो ये लेवल्स वॉच आउट करें, अगर ये लेवल्स पास होता है तो इसमें अच्छी तेजी आ सकती है, जिसके कारण हम जो रिसेंट हाईज जो है 153 154 ये लेवल भी देख पाएंगे। इनफैक्ट उसके ऊपर भी जाते हुए ये पर्टिकुलर काउंटर जा सकता है अगर वो सरपास करता है 150 जोन। तो आई वुड से करके के लिए अभी होल्ड करें। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे हैं डिस्पाइट एक अच्छा फॉल। ये काउंटर नियरली 1% ऊपर है आज, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है करके कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो आई वुड से करके कि इसे होल्ड करें। एक स्टिक स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो दैट विल बी अराउंड 134। तो 134 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। ओके ठीक है, तो ये है सलाह टाटा स्टील पर। पुणे से ही हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, किरण। किरण जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम। मेरा सवाल किर्लोस्कर जी। फेरस पे है मैडम। हेलो। जी जी पूछिए। हाँ, किर्लोस्कर फेरस लिया है मैंने 28 साल पहले 10 रुपए पे। तो अभी क्या करूं? 28 साल पहले लिया था आपने? अच्छा, तो हम इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। किर्लोस्कर फेरस पे सवाल है। 28 साल पहले 10 रुपए पे लिया था। ये थोड़ा हमें चार्ट थोड़ा और पहले का देखना पड़ेगा, तो हम इसको आपके प्राइस को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगा शायद किर्लोस्कर ब्रदर्स की आप बात कर रहे हैं। आस्था आप ही सजेस्ट कीजिए। 10 रुपए पे लिया था, लॉन्ग टर्म निवेशक है। किरण, ये किसके सुझाव पर लिया था आपने? क्यों एंट्री की थी इस कंपनी में? चलिए, उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन किर्लोस्कर फेरस है इनके पास, जो कि 500 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। इस यहाँ पे भी हम थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। 10 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ था और मुनाफा तो हो रहा है, काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। बात नहीं हो पाई कि किस वजह से लिया था, क्यों ये कंपनी उन्हें अच्छी लग रही थी। आस्था आप सजेस्ट करिए क्या करें इस कंपनी में? मुनाफा तो हो रहा है, बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चार्ट स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, बहुत ही इलिक्विड काउंटर है ये। निकल जाना चाहिए, सही समय है, अब प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं या बने रहें? देखिए, थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर बुक करना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल्स अगर देखा जाए, तो इनके कुछ एक फर्नेसेस हैं जो काम करना चालू कर दिए थे, तो उसकी वजह से बहुत बढ़िया यहाँ पे रियलाइज़ेशंस होने लगे थे, जो पहले की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अभी के जो नतीजे आए थे, उसमें वो रियलाइज़ेशंस इतने अच्छे से देखने को नहीं मिले क्योंकि अभी के नतीजे थोड़े-से म्यूटेड थे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे प्रॉफिट में सर अभी बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ मुनाफ़ा वसूल कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से कुछ मुनाफ़ा ज़रूर वसूल करें और रिमेनिंग को चाहे से ये होल्ड करें। लॉन्ग टर्म में ये वापस से अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा क्योंकि कोकिंग कोल की अगर प्राइसेज़ गिरेगी, तो वो इसके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसका मेन रॉ मटेरियल वहीं से आता है। सो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा काउंटर है, लेकिन सर को बहुत बड़ा प्रॉफ़िट है, तो यहाँ पे अपना मुनाफ़ा वसूल करना ना भूलें। चाहे से तो 1/4 ऑफ द पोज़ीशन, चाहे से 50% ऑफ द पोज़ीशन, लेकिन कुछ मुनाफ़ा वसूल करने की मैं बिल्कुल सलाह दूँगी।
राइट। तो थोड़ा कंफ्यूजन थी किरण जी आपके स्टॉक को लेकर। किर्लोस्कर फेरिस हम इसको अपडेट कर देते हैं अपनी प्लेट पर, 589 पे मिल रहा है। और अगर पिछले कुछ समय का चार्ट पैटर्न देखें, पिछले 6 महीने का ही अगर देखें तो 25% ये स्टॉक चल चुका है। और अगर थोड़ा और लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। 650 था 52 वीक हाई, और उसके आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि उस समय तो ये नहीं निकल पाए, लेकिन अभी भी मुनाफे में है। और आस्था जी भी कॉन्फिडेंट हैं इस स्टॉक पर। उनका कहना है कि अगर वो समय दें तो यहाँ से और भी तेज़ी दिखाई दे सकती है। लेकिन आपको सलाह होगी कि पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि कुछ खबर की वजह से हो सकता है इसमें कुछ रिएक्शन भी आए। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, थोड़ा अपना मुनाफा बांध लीजिए यहाँ पर, वो समझदारी होगी। और कुछ स्टॉक्स के साथ आप बने रह सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है शेयर पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और दर्शक का सवाल ले लेते हैं। राजस्थान से उमेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी नमस्कार। हेलो जी सवाल पूछिए अपना उमेश जी। मैडम, मेरे पास इरेडा के 842 शेयर है। ओके 842 ये तो हाल फिलहाल की खरीदारी लग रही 169.70 रुपीज है। पर। जी जी आपकी हाल फिलहाल की खरीदारी है। आशा आप ही हाँ जी। सजेस्ट कीजिए, ये लिस्टिंग भी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है स्टॉक को, क्या सलाह देंगी? अगर हम बात करें तो लिस्टिंग तो बेहतरीन हुई थी यहाँ पे। और जिस तरह की लिस्टिंग हुई थी उसके बाद तो बहुत तेज हो गया था ये स्टॉक। इसका एक ही पॉजिटिव था कि ये ग्रीन फाइनेंसिंग में था। जो भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी फाइनेंसिंग में ये था। और उसी वजह से इसकी यूनिकनेस की वजह से इसको इंस्टीट्यूशंस को भी ये स्टॉक काफी पसंद आता था। और इसने बहुत बड़ा रनअप ऑलरेडी दिखाया है। अभी के जो नतीजे आए हैं वो ठीक ठाक हैं, अच्छे ही नतीजे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस अभी भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि हमें जहां तक ध्यान आता है तो ये बिलो 100 रुपीज के आईपीओ पे आया था और अब तो कहाँ पहुंच गया है। तो सर इसको थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे के स्तरों से बहुत दौड़ गया है। रिजल्ट्स तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन वैल्यूएशन अब थोड़े से महंगे हो रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रख के इसको होल्ड करिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जो इनके रिटर्न्स हैं वो आने को थोड़ा-सा भी टाइम लगेगा। शॉर्ट टर्म में वो रिटर्न्स देखते हुए नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में डेफिनिटली रिटर्न्स देता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल। तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर आपको नजरिया रखना होगा। चलिए अगले जो दर्शक हैं उनको जोड़ते हैं अपने साथ। सुभाष हैं नई दिल्ली से। सुभाष जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए क्या जानना चाहते जी हैं? मेरे पास एमआरपीएल के 2000 शेयर हैं 200 रुपए पे, ठीक है। और एक एनएमडीसी स्टील 66 रुपए पे लिया हुआ है मेरा। 760 शेयर है एनएमडीसी ना? एनएमडीसी जी। ठीक है, वो कितना लिया आपने? 66 रुपए पे? 66 रुपए पे 760 नंबर होंगे। अच्छा 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 अच्छा। एनएमडीसी कब लिया था आपने? एनएमडीसी अभी 1 महीना हो गया लगभग। अच्छा, तो एनएमडीसी और इसके साथ ही एमआरपीएल। सबसे पहले एमआरपीएल पर एक नज़रिया लेते हैं। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम है। हम देख रहे हैं 5 दिनों में ये स्टॉक, अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो लगभग 7% जा चुका है। एक महीने में लगभग 50% के करीब यहाँ पर तेज़ी नज़र आई है। आज भी ये स्टॉक 1% से ज़्यादा ऊपर नज़र आ रहा है। चलिए आस्था जी आपके पास ही आते हैं। एमआरपीएल क्या है नज़रिया आपका? देखिए एमआरपीएल की बात करें तो नजरिया तो अच्छा है, लेकिन ये नजरिया जो अच्छा है ये ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो चुका है, क्योंकि नतीजे जो आए थे वो इतने अच्छे नहीं थे। वॉलेटाइल परफॉर्मेंस थी और उसके बावजूद स्टॉक में एक बहुत बढ़िया तेजी हमने देखी है। तो मेरे हिसाब से अब एमआरपीएल की यहाँ से और भी ज्यादा तेज होने के लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म में इनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स तो इतने स्ट्रांग नहीं थे। मे बी न्यूज की वजह से जो ये तेजी आई है वो भी तेजी हो सकती है। तो कुछ इसमें अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो फिर होल्ड करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि मैं कॉस्ट प्राइस मिस कर गई, तो अगर ये मुनाफे में है तो थोड़ा सा मैं मुनाफा वसूल करने की भी सलाह दूं। बिल्कुल। एक और स्टॉक पे इन्होंने सवाल पूछा है, एनएमडीसी पे क्या होगा, क्या होगी आपकी राय, क्या संकेत मिलेगा? जी आस्था जी आपसे ही सवाल है।
जी, बिल्कुल, एनएमडीसी में बढ़िया लगता है ये काउंटर क्योंकि यहाँ जो नतीजे हैं वो तो बहुत ही सॉलिड आए थे। सो एनएमडीसी में वॉल्यूम लेड परफॉर्मेंस क्योंकि हमने देखी है और जब वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी होती है तो वो जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सभी आइटम्स पे कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट शो करती है रिफ्लेक्ट करती है, चाहे से मार्जिन्स हो, चाहे से इसमें बॉटम लाइन हो। तो बढ़िया लगता है ये काउंटर होल्ड करने की सलाह है, टारगेट 250 से 260 का रहेगा। ठीक है, तो एनएमडीसी और एमआरपीएल दोनों पर एक विशेष नजरिया आस्था जी की तरफ से आपको मिल गया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपकी मदद करे। बहरहाल नजर डालें तो 136 अंक अब नीचे आ चुका है। निफ्टी बैंक निफ्टी में करीब करीब 500 अंकों की गिरावट है, तो निचले स्तरों पर आज बाजार कारोबार कर रहा है। करेक्शन पूरी तरह से हावी है इस वक्त मार्केट में, और आज अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में भी थोड़ी वीकनेस आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमज़ोरी आज दिखाई दे रही है वो है ऑयल एंड गैस, सरकारी बैंक, बैंक निफ्टी, एनर्जी पैक। ये तमाम स्टॉक सेक्टर हैं जो कि बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। चलिए, तो बात हुई बाजार की, लेकिन अब आपके सवालों को भी शामिल करेंगे और यूट्यूब पर भी हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। आलम परेश जी का सवाल एनसीसी पर आया है, और क्योंकि हम सरकारी कंपनियों पर चर्चा भी कर रहे हैं लगातार, एनसीसी पर स्नेहा आप सजेस्ट करिए क्या करें इन स्तरों पर। ये जानना चाह रहे हैं इस पर एंट्री ले। अभी एनसीसी का स्टॉक है इनके पास, एनसीसी पर अभी एंट्री ले सकते हैं? अगर हम एनसीसी की बात कर रहे हैं तो अगर आप देखें तो काउंटर ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है ओवरऑल। कंटिन्यूसली डेली चार्ट में भी अगर आप देखें तो 20 डेमा के ऊपर चल रहा है, विच इज सेट टू बी पॉजिटिव। तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे अभी कोई एसएच क्वेश्चन की कोई बात है। इनफैक्ट अगर आपको कोई डिप्स मिलती है टुवर्ड्स 218 215 जोन के आसपास, तो वहां पे फिर से ऐड किया जा सकता है। मेरा मानना है किसी के अगर लॉन्ग्स है तो उसे होल्ड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है करके कि अभी जो रिसेंटली हाईज के आसपास ही है और उसको सरपास करके एटलीस्ट 240 245 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहां से बेहतर संकेत और किन लेवल्स पर किन लक्ष्यों तक का ये दौड़ लगा सकता है स्टॉक, ये भी स्नेहा जी ने आपके सामने रखा। चलिए, अपने दोनों खास एक्सपर्ट स्नेहा जी और आस्था जी, आप दोनों का धन्यवाद करेंगे। समय आपने दिया और हमारे आम निवेशकों को, कि हमारे इस शो का मकसद यही है, शेयर बाजार सबका अधिकार का मकसद यही है कि आम निवेशक, छोटे छोटे शहरों के जो निवेशक हैं, उन्हें हम बेहतर तरीके से उनका मार्गदर्शन करें, और उन सभी को एक बेहतर गाइडेंस देने के लिए आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, इस चर्चा में तो इतना ही, शो में भी इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है। महाराष्ट्र सरकार इस साल भी रेडी रेकनर रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी। साथ ही चुनाव के पहले प्रीमियम चार्ज में भी कमी आ सकती है। महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर अतुल सावे से हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने खास बातचीत की। सर, जब आपकी सरकार आई थी, आप हाउसिंग मिनिस्टर बने, तो हमने देखा पिछले साल रेडी रेकनर रेट्स में बदलाव नहीं किया गया था, एक राहत दी गई थी, जो हम देखते हैं कि रेडी रेकनर रेट बढ़ती हुई है। तो इस साल क्या लग रहा है आपको, क्या डिसीजन, क्या इस बार भी आप जो घर खरीदार हैं उनको एक राहत देने की सोच है, जिससे हाउसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, बिल्डर्स को भी राहत मिलेगी? कोविड के समय में हाउसिंग में इंडस्ट्री में काफ़ी रिसेशन आया था, और उस रिसेशन में से जो डेवलपर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रेडी रेकनर रेट्स बढ़ाए नहीं थे, ताकि जो प्रॉपर्टीज़ रेडी रेकनर के इंक्रीज़ की वजह से सेटबैक ना मिले, इसलिए उस टाइम वो एक इंसेंटिव बोल के सारे डेवलपर्स को उस कोई भी रेडी रेकनर का रेट बढ़ाया नहीं था। हर साल जनवरी में बढ़ते, ये साल भी जनवरी में कोई रेडी रेकनर रेट बढ़ाया नहीं। एंड आई थिंक एक बार थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या बिल्डर इंडस्ट्री स्टेबल हो जाए तो डेफिनेटली इट विल बी एडिशन। फाइनली अगर वॉल्यूम में जाता है तो हमारे को रेवेन्यू का मिल जाता है। यस सर। और सर, जो प्रीमियम पे छूट की बात है, वो भी एक बड़ा बोझ होता है, बिल्डर्स लंबे वक्त से उसकी मांग कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या हम निकट भविष्य में अगले कुछ दिनों में एक बड़ा ऐलान होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा एक बूस्टर होगा हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए? राज्य के उप मुख्यमंत्री, और पहले उनके पास हाउसिंग डिपार्टमेंट जब था, तब उन्होंने कहा था कि हम प्रीमियम में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देंगे, एंड डेफिनेटली वी आर वर्किंग आउट, हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं।
चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।